नमस्कार बंधुओं। आज सुनते हैं दिनेश पाठक भैया की कहानी तेरिया चरित्र। तेरिया मतलब होता है स्त्री। क्यों बेटी, तेरे ससुराल वाले अब तो तुझसे ज़्यादा काम नहीं कराते हैं ना? अरे काका, तुम ज़्यादा की बात करते हो। अब तो वे सब मुझसे छोटा सा काम कराने में भी डरते हैं। अच्छा, ऐसी बात? तब तो बहुत परोपकारी निकली चुड़ैल। चुड़ैल, दिमाग में एक तीव्र झटका सा लगा और कदम दालान में ही रुक गए। अपने मित्र श्याम के साथ उसकी भाभी को लिवाने आया था। दोपहर का खाना खाकर श्याम तो खर्राटे लेने लगा था, मगर मैं अपनी आदत के मुताबिक बैठक में कोई पुस्तक तलाश रहा था। जब कोई भी पुस्तक न मिली तो सोचा भाभी जी से ही कुछ ले आऊं। आखिर गर्मी की लंबी दोपहरी तो किसी तरह काटनी ही थी। मेरे कदम घर की तरफ बढ़ गए। जब घर में प्रवेश कर दलान में पहुंचा तो अंदर हो रही बातें सुनकर एकदम चौंक पड़ा। आवाज़ भाभी जी की थी। मन में एक प्रश्न कुलबुला उठा। करीब 3 साल पहले की एक घटना याद आते ही शरीर में एक सिहरन सी फैल गई। मैं कांप उठा। शाम का वक्त था। मैं कॉलेज से लौटा था। भूख जोर की लग रही थी, मगर घर आकर देखा तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। वह अकेली अपने गुड्डा गुड़िया से खेल रही थी। घर से कॉलेज तक आने जाने में सुबह शाम 30 मील साइकिल चलाने के बाद भूख का तीव्र हो जाना स्वाभाविक है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कुछ खीज भरे स्वर में पूछा, सुनीता, माँ और जीजी कहाँ गई हैं? पता है कुछ? मेरी तेज आवाज़ सुनकर सुनीता चौंकी। गुड्डा गुड़िया को एक तरफ रखते हुए तुतलाई, वो तो बलाबल वाले घर में गई हैं, उनकी पप्पू की। उसकी बात को अधूरी छोड़ गुस्से में तमतमाया सा मैं वहाँ जा पहुँचा। सोच रखा था जाते ही जीजी से शिकायत करूँगा। भला यह भी कोई बात हुई? माँ अगर कहीं चली जाए तो जीजी भी उनके साथ चलें? मगर वहाँ का दृश्य देखकर मैं चुप रह गया। आंगन में एक गोल दायरा बनाए 20 औरतें खड़ी आपस में खुसर फुसर कर रही थीं। अरे देखना, अब तो इस झुनिया का दिमाग भी आसमान चढ़ गया है। हाँ में हाँ मिलाती दूसरी महिला ने कहा। और नहीं तो क्या, अपने जीवन में सारे घर का काम करती रही, कभी चू तक न की, पर मर गई तो अब देखो न चुड़ैल बनकर कैसे नखरे दिखा रही है। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था कि ये औरतें किस झुनिया की बात कर रही हैं। तभी एक औरत ने ध्यान बटाया। देखो न, बेचारे ओझा जी भी 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं। तभी उस गोल दायरे में मैंने अंदर झांक कर देखा। बीचों बीच मेरे मित्र श्याम की भाभी बैठी थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें चढ़ी हुई थीं और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। पास ही एक परात में आग का ढेर रखा था, जो सामग्री वगैरह से ऊपर तक ढका होने के कारण धुआं छोड़ रहा था। आग के पास निराश बैठा ओझा अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, ठकुरानी जी, इस चुड़ैल को मैंने चुटकियों में दसियों के ऊपर से भगाया है, मगर आज यह छोड़ने को राजी ही नहीं हो रही है। आप चाहें तो। अपनी बात बीच में ही छोड़कर वह चल दिया। ठकुरानी जी यानी श्याम की माँ चेहरा लटकाए अपनी जगह से उठीं और ओझा को 100 का नोट थमाते हुए बोली, लो, ये रुपए लेते जाओ। तुमने तो अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाग्य में यदि यही बदा है तो कोई क्या करेगा। अब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ गई। फिर भी पूरी तरह जानने के लिए मैंने पास खड़ी माँ से पूछा। जब उन्होंने बताया कि इस श्याम की भाभी के सिर झुनिया आ गई है, तो मैंने आश्चर्य से पूछा, कौन झुनिया? उन्हें मरे तो कई साल हो गए माँ, फिर वह कैसे आ गई सिर पर? अरे तू तो बिल्कुल पागल है, वह मरकर चुड़ैल बन गई है। सुनकर मेरी हंसी छूट गई।
विज्ञान का छात्र होने के कारण भूत प्रेतों की बात को सही मान लेना मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले पंडित जी को सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है मनवा लेना। और फिर झुमिया चाची के लिए तो यह अपशब्द सुनना मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मैं छोटा था झुनिया चाची मुझे बहुत प्यार करती थी और सीधी इतनी थी कि सारे गांव में उनकी चर्चा थी। उनके प्रति मेरे दिल में असीम श्रद्धा हो गई थी। इसलिए जब माँ ने उनके चुड़ैल होने की बात कही तो मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, नहीं, यह सब बकवास है। न कुछ भूत होता है न चुड़ैल। यह सब तो इन ओझा सोझाओं का लोगों को ठग कर खाने पीने का धंधा है। सुनते ही सबकी नज़र मेरे चेहरे पर आकर टिक गई, साथ ही खुसुर फुसुर। मैंने सुना कोई कह रही थी, ये कल परसों के लड़के तो किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते। 4 अक्षर क्या पढ़ गए, मानो दुनिया के ज्ञान के ठेकेदार बन गए। इनके आगे अब धर्म कर्म टोना टुटका और भूत प्रेत कुछ रह ही नहीं गया। सुनकर मुझे और आवेश आ गया। उसी धुन में बोला, हाँ, कुछ नहीं होता टोना टुटका भूत प्रेत और होता है तो मुझसे बात करा दो अभी। कहते हुए मैं श्याम की भाभी के आगे जाकर बैठ गया। भाभी जी मेरी तरफ विस्फारित नेत्रों से घूरने लगीं और सभी औरतें भी देखने के लिए कि अब मैं क्या करता हूँ उत्सुक हो उठीं। भाभी जी, आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने घूरते हुए पूछा। वह अब भी मुझे पूर्ववत घूर रही थीं। मैंने दोबारा वही प्रश्न पूछा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ गया। चीखते से स्वर में बोला, जरा अपने घर बार की इज्जत का तो ख्याल करो। जग हंसाई के लिए यह भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है तुमने? कौन सा भूत आ गया है तुम पर? मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही अचानक भाभी जी का शरीर हिला। विस्फारित आंखों से घूरते हुए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर मेरी कलाई थामते हुए कहा, बेटा दीनदयाल, मुझे भूल गया? मैं तेरी चाची झुनिया हूँ। आ बेटा, मेरी गोद में आ। कहते हुए मुझे सीने से लगा लिया। अपना यह नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। झुनिया चाची प्यार से मुझे इसी नाम से पुकारती थीं। एक क्षण को मैं कांप उठा और उनके हाथ से भाग छूटने को तड़फड़ा उठा, मगर उनकी पकड़ मजबूत थी। मैं पसीने में लथपथ होने लगा। अंततः मुझे विश्वास करना पड़ा कि भूत प्रेत भी कोई चीज होती है। साथ ही गुस्सा आने लगा विज्ञान के उन अध्यापकों पर जिन्होंने भूत प्रेत कुछ नहीं होता कहकर मुझे ऐसा निडर बना दिया था कि मैं उस दिन इस मुसीबत में फंस गया था। पास खड़ी औरतें शायद मेरे भाव को समझकर बोली थीं, क्यों मुन्ना, भूत प्रेत होता है या नहीं? बोलकर वे खिलखिला पड़ी। भय के कारण मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और मेरी हालत देखने लायक हो गई। अरे श्याम, किसी और ओझा को जल्दी लिवाकर ला बेटा, मेरी नाजुक हालत को समझते हुए माँ ने कहा। और तो कोई ओझा नजर में नहीं है। हाय, किसे बुलाऊं अब? ठकुरानी जी ने माथा पीटा। अम्मा, इसने एक बार अपने मायके के ओझा का जिक्र किया था। बता रही थी बहुत नामी ओझा है। मैं तो उसे ही बुलवा भेजे। बाहर से आते हुए श्याम के भाई साहब ने पूछा। अरे, तो देर क्यों करता है? जल्दी किसी को भेजकर बुलवा लेना बेटा। माँ अधीर हो उठी। आछू, काली काली महाकाली, काली कलकत्ते वाली, आछू। भाभी जी के गांव का ओझा जिसे भाई साहब खुद बुलाकर लाए थे, आछू के साथ ही आग में मिर्च झोंक रहा था, जिससे अन्य लोगों का वहां खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। सब लोग काफी पीछे हट गए तो मुझे ओझा को ठीक से देखने का मौका मिला। कमर एवं कानों तक फैली हुई लंबी लंबी जटाएं, तेजपूर्ण मस्तक, चौड़ा सीना और अधेड़ उम्र होते हुए भी फड़कते हाथों को देखकर ऐसा लगा कि वह अवश्य ही चुड़ैल से छुटकारा दिला देगा। हू हिंग फट स्वाहा
कि जब अजीब ध्वनि के साथ ही ओझा ने ढेर सारी मिर्च आग में डाल दी। फिर एक उचटती दृष्टि भीड़ की ओर डालकर माथे से टपकते पसीने को पोंछते हुए जोर से हुकार भरी, हाँ तो तू है। शून्य में टकटकी लगाते हुए उसने फिर पसीना पोंछा और फिर रौबदार आवाज में बोला, सुन, मैंने अच्छे अच्छे बेतालों को चुटकी में भगा दिया है। बोल जल्दी से, तेरी क्या इच्छा है। वातावरण में कुछ सन्नाटा छाया रहा। कोई जवाब न मिलते देख ओझा ने पुनः कहा, अरे बोल, नहीं तो चलाता हूँ अभी सिर के बल। नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। अचानक भाभी जी के मुंह से जोर की चीख निकली, बता फिर जल्दी। चिमटे से धरती पर 3 रेखाएं खींचते हुए ओझा चीखा, सब कुछ बता दे जल्दी से। मेरा इरादा इसे नुकसान पहुंचाने का नहीं है, पर इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। यह सुबह से शाम तक काम के ढेर तले दबी रहती है, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, फटकना। फिर भी इसकी सास ननद इसे परेशान करती हैं। चुपचाप यह रोती रहती है, पर कहती कुछ नहीं। कहकर वह फिर चुप हो गई। फिर सबको पता है मैं भी घर का सारा काम करती थी, पर शाबाशी के बदले सास ननद के लात घूंसे ही मिले। उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। सभी उसकी बात से आर्द्र हो उठे। वह पूर्ववत बोलती रही, अब मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। घर घर जाकर यही देखती हूँ कि कोई मेरी तरह न मरे। सच, बड़े कष्ट हैं इस चुड़ैल जीवन में भी। ओझा भी उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। कुछ देर बाद बोला, फिर तू क्या चाहती है अब। वचन दो, पूरा करोगे। बोल, पूरा करेंगे। पहले सब घर वालों को बुला लो। ओझा ने हाथ के इशारे से सबको नजदीक बुला लिया। श्याम उसके भाई एवं माँ ओझा की तरफ कृतज्ञता से देखते हुए हाथ जोड़े खड़े हो गए। देखिए, चुड़ैल एक शर्त पर छोड़ने को तैयार है। आप लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा। बताइए हमें क्या त्याग करना है। हम तैयार हैं। सभी एक साथ बोल पड़े। पहले तो 101 रुपये 5 किलो उड़द और 5 किलो मसूर लाकर इसके पास रख दीजिए। बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने ठकुरानी के भयभीत चेहरे की तरफ देखा। क्षण भर में सब सामान हाजिर हो गया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मन में प्रसन्न होते हुए उसने भाभी जी की तरफ देखा। हाँ तो अब शुरू कर, क्या चाहती है। वचन लेकर चुड़ैल ने कहना शुरू किया, अब मैं चाहती हूँ कि इससे ज़्यादा काम न लिया जाए, जैसे सुबह ही सुबह चक्की चलवाना, कूटना, फटकना आदि। क्योंकि जब यह रोती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ठीक है, हम नहीं कराएंगे इससे ज़्यादा काम, पर तू छोड़ दे इसे। श्याम की माँ बोली, बस तो अब मैं जा रही हूँ, पर याद रखना, तुमने फिर सताया इसे तो मैं फिर आ जाऊंगी। कहकर चुड़ैल ने सिर से चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 8-10 चक्कर के बाद एक लंबी चीख के साथ भाभी गिर पड़ी। ओझा ने फिर झाड़ फूंक शुरू कर दी। मुंह में गंगा जल डलवाया। तभी भाभी जी की चेतना लौट आई। अपने चारों ओर अन्य लोगों को देखकर उन्होंने अपने कपड़े संभाले और पल्लू को मुंह पर सरका लिया। अब न उनकी आंखें चढ़ी हुई थीं, न मुंह का पहले वाला विकराल रूप था। उस रूप का ध्यान आते ही मेरे शरीर में एक सनसनी सी फैल गई। मैंने मन ही मन विचार किया, तो क्या वह सब नाटक था। सिर्फ घर वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने गांव के ओझा का जिक्र करती थी भाभी जी, या वास्तव में। तेजी से चलता हुआ मैं एकदम आंगन में उनके बीच जा पहुंचा। मुझे देखते ही सब सन्नाटे में आ गए। भाभी जी सक पका कर जल्दी से बोली, लाला जी, तुम यहाँ? किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? किसी बच्चे से कह देते, पहुँचवा देती। एक बात पूछूं भाभी जी। उनकी बात को अनसुनी करते हुए मैं बोला, मैंने तुम्हारी बातें तो सुन ही ली हैं, सच बताना, तुमने यह नाटक करके घर का इतना पैसा क्यों बर्बाद करवाया?
वैसे ही मना कर देती काम के लिए। दुख तो मुझे भी था इस बात का, पर वे लोग राजी से मानते ही नहीं। इसलिए कभी कभी तिरिया चरित्र से भी काम लेना पड़ता है लाला जी। कहकर वह कुछ गंभीर सी हो गईं, जैसे वास्तव में उन्हें इस बात का दुख हो। मैं एकदम चौंक पड़ा। क्या वास्तव में वह नाटक था? फिर आपको मेरा बचपन का वह नाम कैसे पता चल गया था? मेरे इस प्रश्न को सुनते ही उनकी हंसी छूट गई। शायद उस वक्त की मेरी रोनी सूरत याद आ गई हो उन्हें। एक क्षण पहले जो गंभीर दिखाई दे रही थी, मेरी इस बात पर खिलखिला कर बोली, ओह, नाम नाम तो मैंने तुम्हारी माँ जी से सुना था। मैं एक लंबी सांस खींचकर उठ गया। वाह रे तिरिया चरित्र, धन्य हो तुम। तो ये थी कहानी जिसमें स्त्रियां काम न करने के कुछ न कुछ बहाने अपनाती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।